तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टर डेंजल वॉशिंगटन के एक बहुत ही कमाल के भाषण पर। हाँ, ये वो भाषण है जो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में दिया था। बिल्कुल। और इसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, मतलब जोखिम लेने, फेल होने और अपने सपनों को सच करने के बारे में, कि इन्हें जरा गहराई से देखना तो बनता है। और ये कोई टिपिकल मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। इसमें कच्ची असली कहानियां हैं और कुछ ऐसे विचार हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। सही कहा। तो हमारा मकसद सिर्फ इस भाषण को दोहराना नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो गहरा मतलब है उसे समझना है। हाँ, हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि असफलता जिससे हम सब इतना डरते हैं, वो असल में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा जरिया कैसे बन सकती है। और दिलचस्प बात यह है ना कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। वॉशिंगटन अपने जीवन के असल अनुभव साझा करते हैं, जिससे ये बातें और ज्यादा असली लगती हैं। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि ये सिद्धांत किसी के भी जीवन में कैसे लागू हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो भाषण की शुरुआत ही बहुत दमदार विचार से होती है। वो कहते हैं कि एक छोटा सिमटा हुआ जीवन जीने में कोई जुनून नहीं है, खास तौर पर तब जब आपके अंदर उससे कहीं बेहतर करने की काबिलियत हो। हाँ, लेकिन फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो हमारी आम सोच पर सीधा हमला करती है। हम सब ने सुना है कि एक फॉल बैक प्लान, एक प्लान बी हमेशा होना चाहिए। हाँ, एक सेफ्टी नेट, कि अगर कुछ नहीं हुआ तो कम से कम ये तो कर ही लेंगे। बिल्कुल। लेकिन वॉशिंगटन इसी सोच को चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, अगर मुझे गिरना ही है तो मैं पीछे नहीं आगे की ओर गिरना चाहता हूँ। कम से कम मैं देख तो पाऊंगा कि मैं किससे टकराने वाला हूँ। ये लाइन बहुत शक्तिशाली है ना? पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सबके लिए प्रैक्टिकल है? मतलब जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो शायद बिना फॉल बैक प्लान के आगे बढ़ने का जोखिम नहीं ले सकता? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और मुझे नहीं लगता कि वॉशिंगटन का मतलब है कि कोई बिना सोचे समझे आग में कूद जाए। अच्छा, आगे की ओर गिरना या फॉल फॉरवर्ड का मतलब लापरवाही नहीं है। इसका मतलब है अपनी मानसिकता बदलना। मानसिकता बदलना कैसे? देखो, फॉल बैक प्लान की समस्या ये है कि वो आपके दिमाग में कोने में हमेशा रहता है। तो आप अपने मुख्य लक्ष्य पर 100% ध्यान देने की बजाय 80% देते हो, क्योंकि 20% ऊर्जा उस सेफ्टी नेट को बनाए रखने में चली जाती है। बिल्कुल। और कई बार वो सेफ्टी नेट ही पूरी तरह से कोशिश न करने का बहाना बन जाता है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक लंगर है। मतलब ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है। हाँ, और ये ग्रोथ माइंडसेट के सिद्धांत से सीधे सीधे जुड़ता है। जिनका फिक्स्ड माइंडसेट होता है वो असफलता को अपनी काबिलियत पर एक दाग मानते हैं, कि मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मुझे कुछ और करना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग इसे सीखने का एक जरूरी हिस्सा समझते हैं। वो सोचते हैं, ठीक है, ये तरीका काम नहीं किया, अब अगला तरीका क्या है? अच्छा, तो डेंजल जिसे फॉल फॉरवर्ड कह रहे हैं, वो असल में ग्रोथ माइंडसेट को एक्शन में देखने जैसा है। हाँ, हर गिरावट एक डेटा पॉइंट है, आपकी पहचान का अंत नहीं। और शायद इसीलिए वो कहते हैं कि जीवन में असफलता तो मिलेगी ही, हार भी होगी, शर्मिंदगी भी होगी, इसे स्वीकार कर लेना जरूरी है, क्योंकि ये अटल है। हाँ, और वो कहते हैं, अगर आप असफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ये बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। इसका मतलब है कि जोखिम न लेना ही सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि अगर कोई कोशिश ही नहीं कर रहा तो वो अपने दायरे से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा और कुछ नया सीख नहीं पाएगा, और वहाँ कोई विकास नहीं होता। इसी बात को साबित करने के लिए वो कुछ बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं, जैसे कि थॉमस एडिसन। हाँ, लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने 1000 असफल प्रयोग किए, 1000 बार। जरा सोचिए, 999 बार ये विश्वास बनाए रखना कि अगली बार शायद काम बन जाए। आज की दुनिया में तो हम 2-4 बार कोशिश करने के बाद ही हार मान लेते हैं। पर मुझे एडिसन और एक और उदाहरण जो उन्होंने दिया, बेसबॉल प्लेयर रेगी जैक्सन का, उसमें एक बात थोड़ी हैरान करती है। कौन सी बात? रेगी जैक्सन के नाम बेसबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा 2600 बार स्ट्राइक आउट होने का रिकॉर्ड है। हाँ, ये भी एक रिकॉर्ड है। तो हम इनकी असफलताओं को जानते ही इसलिए हैं क्योंकि वो आखिर में सफल हुए। उन अनगिनत लोगों का क्या जो 1000 बार असफल हुए और फिर रुक गए? क्या ये सिर्फ सर्वाइवरशिप बायस का मामला नहीं है? आपने बहुत गहरी बात उठाई है। सर्वाइवरशिप बायस बिल्कुल एक हकीकत है। हम सफल लोगों को देखते हैं और उनकी आदतों की नकल करने की कोशिश करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि हजारों अन्य लोगों ने भी वही किया और असफल रहे।
बिल्कुल। स्पिल मुझे लगता है कि इन कहानियों का मकसद ये कहना नहीं है कि अगर आप 1000 बार कोशिश करेंगे तो आप भी एडिसन बन जाएंगे। तो फिर मकसद क्या है? मकसद है प्रक्रिया को समझना। ये कहानियां हमें ये नहीं सिखाती कि सफलता की गारंटी है, बल्कि ये सिखाती हैं कि सफलता की संभावना के लिए दृढ़ता एक जरूरी शर्त है। मतलब नतीजा चाहे जो भी हो, प्रक्रिया में टिके रहना ही असली खेल है। हाँ, समाज तो सिर्फ आखिरी पन्ना पड़ता है, मतलब सफलता का जश्न बनाता है, लेकिन इन कहानियों का असली सार बीच के पन्नों में है, जहां संघर्ष है, असफलता है और फिर से खड़े होने की हिम्मत है। और इसी बात को डेंजल अपनी कहानी से और भी पुख्ता करते हैं। हाँ, उनकी अपनी कहानी। अपनी करियर की शुरुआत में उन्होंने ब्रॉडवे म्यूजिकल के लिए ऑडिशन दिया था। एक ऐसा रोल जो उन्हें लगा कि उनके लिए ही बना है। बस एक छोटी सी समस्या थी कि उन्हें गाना नहीं आता था। हाँ, जो कि ब्रॉडवे पे एक छोटी सी समस्या हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। तो जाहिर है उन्हें वो रोल नहीं मिला, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने अगला ऑडिशन दिया और फिर अगला। और यहाँ वो एक बड़ी मजेदार कहावत कहते हैं। कौन सी? अगर आप नाई की दुकान पर काफी देर तक घूमते रहेंगे तो देर सवेर आपके बाल कट ही जाएंगे। ये बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली कहावत है। मतलब आपको खेल में बने रहना होगा, मौके उन्हीं को मिलते हैं जो मैदान नहीं छोड़ते। आप बस दरवाजे खटखटाते रहिए, कोई ना कोई दरवाजा जरूर खुलेगा। और फिर जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी जैसा है। 30 साल बाद उन्होंने उसी थिएटर में काम किया। उसी थिएटर में जहां वो पहली बार असफल हुए थे। हाँ, ऑगस्ट विल्सन के नाटक फेंसेस में। उसी मंच पर जहां उन्हें एक बार रिजेक्ट कर दिया गया था, वो एक टोनी अवार्ड विजेता अभिनेता के तौर पर वापस आए। ये कहानी इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये समय के चक्र को दिखाती है। जिस जगह पर उन्हें अपनी सबसे बड़ी शुरुआती हार मिली, वही जगह उनकी जीत का गवाह बनी। ये बताती है कि असफलता कोई फुल स्टॉप नहीं है। नहीं, कहानी का एक हिस्सा है। एक कॉमा हो सकता है, एक सेमीकोलन हो सकता है, लेकिन अंत नहीं है। तो असफलता को स्वीकार करने और उससे सीखने की बात तो हो गई, लेकिन डेंजल एक और जरूरी बात कहते हैं। हाँ। बिना लक्ष्य के सपने सिर्फ सपने होते हैं। ये सुनकर लगता है कि हाँ, ये तो पता है, लेकिन इसे समझाने के लिए वो जो उदाहरण देते हैं वो दिमाग खोल देता है। 9 डॉट्स वाली पहेली। हाँ, 9 डॉट्स की पहेली, 3-3 डॉट्स की 3 लाइनें, और चुनौती ये है कि आपको पेंसिल उठाए बिना 4 सीधी लाइनों से उन सभी 9 डॉट्स को जोड़ना है। और ज्यादातर लोग उन डॉट्स से बने काल्पनिक बक्से के अंदर ही लाइनें खींचने की कोशिश करते रहते हैं और असफल हो जाते हैं। और इसका एकमात्र तरीका है कि आप उन डॉट्स से बने काल्पनिक बॉक्स के बाहर जाकर लाइनें खींचें। मतलब थिंक आउटसाइड द बॉक्स। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये एक जरूरी स्किल है। बिल्कुल। और डेंजल का संदेश साफ है, बड़ा सपना देखने से और बॉक्स के बाहर सोचने से डरो मत। पर ये सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं है। नहीं, वो कहते हैं सपने देखना पहला कदम है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए लक्ष्य बनाना, योजना बनाना और उन सीमाओं को तोड़ना जरूरी है जो हमने खुद पर लगाई हैं। और यहाँ लक्ष्य का मतलब सिर्फ मुझे अमीर बनना है या मशहूर होना है नहीं। लक्ष्य का मतलब है एक स्पष्ट कार्रवाई करने लायक योजना। सपने धुंधले होते हैं, लक्ष्य ठोस होते हैं। और फिर वो अपने भाषण में एक मोड़ लाते हैं। वो अपने व्यक्तिगत सफलता से आगे बढ़कर समाज के प्रति जिम्मेदारी की बात करते हैं। और ये मुझे इस भाषण का सबसे जरूरी हिस्सा लगा। मुझे भी। वो दक्षिण अफ्रीका से लेकर अमेरिका के अलग अलग राज्यों तक की गरीबी और ज़रूरतों का जिक्र करते हैं, और फिर वो एक सीधा और सच कहूँ तो चुभने वाला सवाल पूछते हैं। आपके पास जो कुछ भी है, आप उसका क्या करेंगे? हाँ, ये सवाल सफलता की परिभाषा ही बदल देता है। अब तक बात हो रही थी कि अपने लिए कुछ कैसे हासिल किया जाए, और अब सवाल है कि जो हासिल किया है उसका इस्तेमाल दूसरों के लिए कैसे किया जाए। ये सफलता को मैं से हम की ओर ले जाने का आह्वान है। और वो कहते हैं कि ये जरूरी नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि ये कि आपके पास जो भी है, चाहे वो समय हो, प्रतिभा हो, पैसा हो, या सिर्फ किसी के लिए दया और प्यार हो, हाँ, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये उद्देश्य मतलब पर्पस की भावना से जुड़ा है। व्यक्तिगत उपलब्धियां संतुष्ट तो दे सकती हैं, लेकिन जब हम अपनी क्षमताओं का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं तो जीवन को एक गहरा अर्थ मिलता है। और शायद भाषण का सबसे हैरान करने वाला, सबसे कच्चा हिस्सा उनकी अपनी जिंदगी की कहानी है। ये बताता है कि उनका रास्ता कितना अप्रत्याशित और मुश्किलों भरा था। उन्होंने कॉलेज में प्री मेड छात्र के रूप में शुरुआत की थी। एक्टर बनने का तो दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था। हाँ, और उन्होंने एक कोर्स का नाम लिया कार्डियक मॉर्फोजेनेसिस, जिसे उनके अपने शब्दों में वो ठीक से पढ़ भी नहीं सकते थे। तो जाहिर है वो उसमें पास नहीं हुए।
फिर उन्होंने कानून और पत्रकारिता की कोशिश की, लेकिन किसी भी विषय पर ध्यान ना होने के कारण उनके ग्रेड्स गिरते चले गए। उनका जीपीए 1.8 तक गिर गया और यूनिवर्सिटी ने विनम्रता से उन्हें कुछ समय के लिए पढ़ाई छोड़ने की सलाह दी। 20 साल की उम्र में वो अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर थे। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि असफलता कभी-कभी सबसे अच्छा दिशा सूचक होती है। ये जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको कहाँ नहीं जाना है। अगर वो मेडिकली अला में सफल हो जाते तो शायद दुनिया एक बेहतरीन अभिनेता खो देती। तो उनकी असफलता ने उन्हें उस रास्ते पर धकेल दिया जिसके लिए वो बने थे। भले उस समय उन्हें इसका एहसास ना हो। ये एक तरह से गलत विकल्पों को खत्म करने की प्रक्रिया थी। और फिर वो कहानी आती है 27 मार्च 1975। हाँ, वो अपनी माँ के ब्यूटी पार्लर में थे, पूरी तरह से दिशाहीन, भविष्य को लेकर अनिश्चित। और वहाँ एक बुजुर्ग महिला उन्हें शीशे में घूर रही थी। हाँ, कल्पना कीजिए उस पल की। आप जिंदगी में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं और कोई आपको अजीब तरह से देख रहा है। वो महिला अपना हेयर ड्रायर हटाती हैं और उनसे कुछ ऐसा कहती हैं जो डेंजल कभी नहीं भूले। उन्होंने कहा, नौजवान, मेरे पास एक भविष्यवाणी है, एक आध्यात्मिक भविष्यवाणी। और भविष्यवाणी क्या थी? तुम दुनिया की यात्रा करोगे और लाखों लोगों से बात करोगे। ये कहानी विश्वास और दिशा की शक्ति को दर्शाती है। सोचिए, एक 20 साल का लड़का जो अपने जीवन के सबसे निचले स्तर पर है, उसे कोई ऐसा कहता है। ये कोई जादू नहीं है। नहीं, ये मनोविज्ञान है। कभी-कभी किसी और का हम पर विश्वास हमें वो रास्ता दिखा सकता है जो हम खुद नहीं देख पाते। उस भविष्यवाणी ने शायद उन्हें एक नया उद्देश्य और आत्मविश्वास दिया जब उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, उसने उनके दिमाग में एक संभावना का बीज बो दिया। और जैसा कि उन्होंने कहा, वो भविष्यवाणी सच हुई। अपनी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों से बात की है। उन लोगों से जिन्हें वो देख नहीं सकते थे और जो उन्हें नहीं देख सकते थे। और अंत में डेंजल वॉशिंगटन एक बहुत ही मार्मिक और सोचने पर मजबूर करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। ये हिस्सा मुझे हमेशा याद रह जाता है। वो कहते हैं, कल्पना कीजिए कि कोई अपनी मृत्यु शैया पर है और उसके चारों ओर भूत खड़े हैं। और ये भूत हैं आपकी अधूरी क्षमताओं के, उन विचारों के जिन पर कभी काम नहीं किया गया, उन प्रतिभाओं के जिनका कभी उपयोग नहीं हुआ। और वो भूत सिर्फ खड़े नहीं है, वो गुस्से में है, निराश है। और कहते हैं, हम तुम्हारे पास इसलिए आए थे क्योंकि तुम ही हमें जीवन दे सकते थे और अब हमें तुम्हारे साथ ही कब्र में जाना होगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और सच कहूं तो डरावनी कल्पना है। हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि हमारी क्षमताएं और विचार तब तक बेकार हैं जब तक हम उन पर काम नहीं करते। वो एक तरह की संभावित ऊर्जा है जो बिना इस्तेमाल के खत्म हो जाती है। तो इस बातचीत के अंत में हम सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो सीधे डेंजल के भाषण से आता है। जब किसी का समय आएगा तो उसके बिस्तर के पास ऐसे कितने भूत होंगे?